देखो मान लो आपको एक रिएक्शन दी हुई है A प्लस बी, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन एट बिकम C प्लस डी। तो मान लो आपके पास T इज इक्वल टू 0 पे इसके A मोल्स हैं, इसके B मोल्स हैं, इसका 0 मोल है, इसका 0 मोल है। मुझे बताओ ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या बैकवर्ड में जाएगी? फॉरवर्ड। क्यों फॉरवर्ड जाएगी? क्योंकि ये दोनों तो आपस में रिएक्ट करने के लिए अवेलेबल ही नहीं है, तो सिर्फ ये दोनों रिएक्ट करेंगे, रिएक्शन फॉरवर्ड चली जाएगी। केस 2। अब नई केस है ये। मान लो इसका कोई मोल नहीं है, इसका कोई मोल नहीं है, इसका C मोल है, इसका D मोल। अब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी बैकवर्ड? बैकवर्ड जाएगी, है ना? क्योंकि रिएक्टेंट तो अवेलेबल नहीं, प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो दोनों रिएक्ट करके पीछे आ जाएंगे। अच्छा आप बताओ T इज इक्वल टू 0 पे मान लो इसका A मोल, इसका 0, इसका C, इसका D, आप बताओ फॉरवर्ड या बैकवर्ड? बैकवर्ड जाएगी। B तो अवेलेबल नहीं है रिएक्शन के लिए। A रिएक्ट किसके साथ करेगा? C और D तो आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, तो ये कहाँ जाएगी? बैकवर्ड जाएगी। एक और केस है। हाँ अब देखो A B C D, अब फॉरवर्ड जाएगी बैकवर्ड जाएगी? इक्विलिब्रियम है, ऐसा तुमको क्या पता इक्विलिब्रियम में? श्योर नहीं है ना? हाँ अब बता नहीं सकते ना, फॉरवर्ड भी हो सकती है और बैकवर्ड, हमको क्या पता क्या हो, तो पता नहीं है हमको क्या है। फॉरवर्ड भी जा सकती है, बैकवर्ड भी हो सकता है, इक्विलिब्रियम पे हो, हमको पता नहीं है। हो सकता है इक्विलिब्रियम पे हो, समझ में आई बात? तो फिर पता कैसे चले? उसके लिए हमारे पास एक टेक्निक है, इसको बोलते हैं रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट इसको डिनोट करते हैं Q से, ठीक है? Q पता क्या होता है? जो हम लिखते आ रहे हैं ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन, सेम एक्सप्रेशन है जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। ये Q का भी एक्सप्रेशन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का भी एक्सप्रेशन है। फर्क इतना है, अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं है तब इसको Q बोलेंगे, और अगर सेम रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है तो सेम एक्सप्रेशन को K बोलेंगे। समझ में आ गई बात? रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू से ना आप डिसाइड कर सकते हो कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है या नहीं है। जैसे मैं एक केस बताता हूं, सपोज जो Q है वो लेस देन K है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कम है Q, इसका मतलब क्या है? C बाय डी अपॉन A बाय बी। यहाँ पे मैंने लिया नहीं पावर, वो तो यहाँ पे 1 1 लिया ना, वो तो जितनी पावर होगी आ ही जाएगी। लो तुम कर लो, पावर ले लो। हम मैं हाँ कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं। मान लो यहाँ पी क्यू आर एस पावर है, तो यहाँ आ जाएगा आर एस पी क्यू। जो जो भी एक्सप्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का होता है, रिएक्शन कोशेंट का एक्सप्रेशन सेम है। फर्क ये है बस वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं होती, ठीक है? अब देखो सपोज Q इज लेस देन K, जो आपका Q है किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे आपने इसको सॉल्व किया और देखा कि वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कम आ रही है वैल्यू। इसका मतलब क्या है? Q वांट्स टू बिकम K, ऐसे ही होगा ना? देखो रिएक्शन रिएक्शन कहीं भी खड़ी हो ना, रिएक्शन की टेंडेंसी होती है वो इक्विलिब्रियम की तरफ जाना चाहती है। रिएक्शन कहीं भी खड़ी हो, उसको जाना किस तरफ होता है? इक्विलिब्रियम की तरफ जाना होता है। मतलब Q को इक्विलिब्रियम की तरफ जाना होता है, Q को K की तरफ जाना होता है। ये बात समझ में आ गई? अब अगर Q को K की तरफ जाना है, जैसे एक मैंने केस लिया, उस केस में Q K से कम था, तो Q क्या बोलेगा? मुझे K की तरफ जाना है, तो Q को बढ़ना पड़ेगा ना, Q को इंक्रीज होना पड़ेगा ना। अगर Q को इंक्रीज होना पड़ेगा मतलब क्या? प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़नी पड़ेगी, रिएक्टेंट की कम होनी पड़ेगी, ऐसे ही होगा ना? अगर Q को बढ़ना है तो प्रोडक्ट को बढ़ना पड़ेगा, रिएक्टेंट को कम होना पड़ेगा, मतलब रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड। तो अगर Q लेस देन K है तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? फॉरवर्ड जाएगी। समझ में आ गई बात? केस 2, अगर Q K से बड़ा है, Q बड़ा हो गया K से, लेकिन Q को K की तरफ जाना पड़ेगा क्योंकि रिएक्शन की होने की डायरेक्शन वही होती है, तो Q को कम होना पड़ेगा। कम होना पड़ेगा मतलब प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम होनी पड़ेगी, रिएक्टेंट की ज्यादा, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी? बैकवर्ड जाएगी। समझ में आ गई बात है? बस इतनी सी बात है। अगर Q लेस देन किया तो रिएक्शन फॉरवर्ड, Q ग्रेटर देन किया तो रिएक्शन बैकवर्ड, और अगर Q इक्वल टू K हो गया फिर इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन। बस ये 3 बातें, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल से। ठीक है देखो द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन, ये आपको एक रिएक्शन दी हुई है, इसके लिए Kc की वैल्यू गिवन है।
चलो, एट अ गिवन टाइम, कोई टाइम है, द कॉम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बी सी, सबकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी है, इन विच डायरेक्शन विल रिएक्शन प्रोसीड। तो इस समय में जब इनकी कॉन्सेंट्रेशन इतनी है, रिएक्शन किस तरफ जाएगी, तो क्यू कैलकुलेट कर लो। क्यू सी क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर। तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन तो सबकी दी ही हुई है, वैल्यू पुट करेंगे तो क्यू कितना आ गया, 1 आ गया, लेकिन के कितना था, 2 इंटू माइनस 3, कौन बड़ा हो गया, क्यू बड़ा है के से, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैक। हो गया क्वेश्चन। अगला देखो, हाँ क्यू मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं होती, रिएक्शन क्वेश्चन इक्विलिब्रियम पे हो भी सकती है। देखो, अ मिक्सचर ऑफ 1.57 मोल N2, 1.92 मोल H2 एंड 8.13 मोल अमोनिया, मतलब इन तीनों के नंबर ऑफ मोल आपको बता दिए, उसको 20 लीटर के वेसल में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। एक 20 लीटर का एक वेसल ले लिया, इसमें ये सब डाल दिया, और इसका टेम्परेचर दे रखा है 500 केल्विन। चलो, एट दिस टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज दिस, ये जो रिएक्शन है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमको गिवन है। फिर पूछा है इज द रिएक्शन मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम, अब पूछ लिया कि रिएक्शन मिक्सचर इक्विलिब्रियम पे है या नहीं है, और अगर नहीं है तो किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपको पहले इसका केसी फाइंड करना पड़ेगा। तो एट टी इज इक्वल टू 0 क्यूसी क्या होगा, पहले इसका क्यूसी फाइंड करेंगे। क्यूसी क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 का स्क्वायर डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 का क्यूब। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ NH3 डिवाइड बाय V आ गया सबका। तो ये V तो कॉमन ही ऐसे आ जाएगा, V स्क्वायर ऐसे आ जाएगा कट कटा के, है ना। अब वॉल्यूम तो आपको 20 लीटर दिया ही हुआ है, और आपको क्या दिया है, सबके नंबर ऑफ मोल भी गिवन है कि नहीं, तो क्यू निकाल लोगे, क्यू कितना आ रहा है, क्या ये काट गया ना, वी क्यूब था नीचे, ठीक है, वी क्यों लिखा है नीचे, ये कॉन्सेंट्रेशन होता है ना, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम किया है ना ये। जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ अमोनिया, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर स्क्वायर कर दिया, यही किया ना यहाँ पे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइड बाय, नीचे करने के ऊपर कर लो, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ N2, और वॉल्यूम ऑफ N2 तो वॉल्यूम तो सबका सेम ही है ना कंटेनर का, तो वॉल्यूम ऑफ NH3 मतलब V ही हो गया ना, वॉल्यूम ऑफ N2 मतलब V हो गया ना, तो कट कटा के V रह जाएगा सिर्फ, V की वैल्यू पता था, Q आ गया। अब उसने फर्स्ट पार्ट ये पूछा था क्या रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आपको देना पड़ेगा कि नहीं है इक्विलिब्रियम पे, ये लिखोगे क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है, एज QC इज नॉट इक्वल टू KC, रिएक्शन मिक्सचर इज नॉट एट इक्विलिब्रियम। तो देखो फर्स्ट ऐसे पार्ट वाइज आंसर करना है क्वेश्चन को, आपको पूछा ना उसने कि क्या रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, तो आंसर क्या करोगे, नहीं है। फिर बोल रहा है किस डायरेक्शन में जाएगी, तो क्यू के से बड़ा है छोटा है, के कितना है 170 है, देखो 1.7 इन 10⁻², 170 है ना, के की वैल्यू, क्यू कितना है, क्यू तो बहुत बड़ा है, तो फिर रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैक। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। अगला देखो, इथाइल एसीटेट इज फॉर्म्ड बाय रिएक्शन बिटवीन इथेनॉल एंड एसिटिक एसिड एंड इक्विलिब्रियम इज रिप्रेजेंटेड एज, ये एसिटिक एसिड है, ये इथेनॉल है, ये इथाइल एसीटेट है, ठीक है, इथाइल एसीटेट बन रहा है। चलो फिर क्या बोल रहा है, राइट द कॉन्सेंट्रेशन रेशियो, मतलब रिएक्शन कोशेंट QC फॉर दिस रिएक्शन, नोट वाटर इज नॉट इन एक्सेस, हाँ इसमें वाटर एक्सेस में नहीं है। देखो ये सारे के सारे लिक्विड है, मैंने पहले भी बताया हो इस रिएक्शन के बारे में, सारे के सारे लिक्विड है, एक होमोजेनियस सिस्टम है, तो आप इसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि ये प्योर लिक्विड या प्योर सॉलिड नहीं है, ये मिक्सचर है एक, ये मैंने पहले बात बताई हुई है ना। तो इसका QC क्या आएगा, QC क्या आएगा इसका, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3CO C2H5 इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथेनॉल, ये आ जाएगा ना QC। इसमें क्या है,
ये जो वाटर है ये प्योर नहीं है, मिक्सचर बना हुआ है, इसका सारे के सारे आपस में मिक्स हुए हुए हैं ये, तो निगलेक्ट नहीं करना आपने, ठीक है। क्यूसी आ गया, चलो फिर क्या बोल रहा है, फर्स्ट पार्ट का आंसर दे दिया मैंने, क्यूसी देख लेते हैं भाई। देखो क्यूसी ही आ गया, एज वाटर इज नॉट इन एक्सेस कंसिडर, तो कांस्टेंट नहीं होता, वाटर एक्सेस में नहीं होता, प्रोडक्ट साइड में है ये पता क्या बोलना चाहता है, ये बोलना चाहता है अगर इस रिएक्शन को रिवर्स करते हैं ना, CH3 COO C2H5 लिक्विड प्लस H2O लिक्विड becomes CH3 COOH लिक्विड प्लस C2H5OH लिक्विड। अब यहाँ पे ना वाटर, ये है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, यहाँ पे वाटर सॉल्वेंट होता है, मतलब ये पानी है, बहुत ज्यादा पानी है, इसमें आपने थोड़ा सा एस्टर डाल दिया, थोड़ा सा एस्टर डाल दिया और इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, तो वाटर बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है। उस केस में जो इसका आप क्यूसी लिखोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्कोहल डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। अब वाटर की मात्रा इतनी ज्यादा है कि उसमें चेंज नेग्लिजिबल होता है, समझ में आई बात है। ये मान लो इसके 1 करोड़ मोल है, थोड़ा सा रिएक्ट कर भी गया तो कॉन्सेंट्रेशन में बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, सो दिस प्रैक्टिकली रिमेन्स कांस्टेंट, इसलिए इसको लिखते ही नहीं है इसमें, समझ में आ गई बात है, ये मैंने पहले बताया हुआ ना। लेकिन जो गिवन क्वेश्चन है उसमें तो वाटर प्रोडक्ट है, उसमें तो बन रहा है वो, तो थोड़ा बहुत ही बनेगा, तो इसलिए उसको इग्नोर नहीं कर सकते आप, ये बोल रहा है वो कि वाटर एक्सेस में नहीं है, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। चलो अगला पार्ट देखते हैं। एट 293 केल्विन इफ वन स्टार्ट्स विद 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड 0.1 मोल ऑफ इथेनॉल, इसका मोल दे दिया, इसका मोल दे दिया, देयर इज इतने मोल ऑफ इथाइल एसीटेट इन फाइनल इक्विलिब्रियम मिक्सचर, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, देखो उसने क्या किया है, क्वेश्चन में गिवन क्या है, ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन में T इक्वल टू 0 पे इसके मोल दे दिए, इसके मोल दे दिए, इन दोनों के तो होंगे नहीं, रिएक्शन अभी हुई नहीं है। जब रिएक्शन हो गई तो मान लो इसका x मोल रिएक्ट कर गया, तो 1 माइनस एक्स बचेगा, इसका 0.18 माइनस एक्स बचेगा, इसका x बनेगा, इसका x बनेगा। तो इक्विलिब्रियम पे इसके मोल उसने दे रखे हैं, दे रखे हैं ना, देखो इथाइल एसीटेट की उसने बोल रखा है कि 0.171 मोल है, तो x की वैल्यू इतनी आ गई ना, तो वाटर के भी इतने ही होंगे और इथाइल एसीटेट के भी इतने ही होंगे, इन दोनों के कितने होंगे, फिर इन दोनों के निकाल लोगे ना, फिर 1 माइनस एक्स और 0.18 माइनस एक्स, इन दोनों के मोल आ गए। अब क्या है, केसी निकालना है, केसी का एक्सप्रेशन ये है, मतलब नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम तो सबका कट ही जाएगा, तो सिर्फ नंबर ऑफ मोल ही बचे। अब नंबर ऑफ मोल मुझे पता चल गया इक्विलिब्रियम पे, तो मैं केसी निकाल सकता हूँ, 3.92 आ गया केसी, ठीक है बात है। अब क्या पूछा उसने, थर्ड पार्ट, स्टार्टिंग विद 0.5 मोल ऑफ इथेनॉल एंड 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड एंड मेंटेनिंग इट एट 293 केल्विन, टेंपरेचर 293 रखा है, टेंपरेचर था क्यों मेंशन किया है, सेकंड पार्ट में देखो, सेकंड पार्ट में टेंपरेचर कितना था, 293 था। अगर आप टेम्परेचर बदल दोगे ना तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बदल जाती है, अगर आप टेम्परेचर नहीं बदलते तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बदलती, इवन आप रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बदल दो। तो क्योंकि हमको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो सेकंड क्वेश्चन में यूज फाइंड किया वो यूज करनी है, इसलिए टेम्परेचर का सेम होना जरूरी है, इसलिए बोला उसने, ठीक है ना। तो वो बोल रहा है कि स्टार्ट हमने इतने से किया था और कुछ समय बाद देखा कि इतने मोल इथाइल एसीटेट बन चुका है, बोल रहा है कि क्या रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गया या नहीं आया, ये पूछ रहा है। तो हमको इस केस में क्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें ना एक स्टेप एक्स्ट्रा है, उसने क्यू निकालने के लिए आपको पहले इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी पड़ेगी, ये तो T इक्वल टू 0 पे है, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है इथेनॉल और एसिटिक एसिड की, ये तो शुरू में है, समझ में आई बात। तो जब इथाइल एसीटेट 0.214 है तब इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है वो तो पता नहीं है, वो निकालनी पड़ेगी आप, ठीक है। तो देखते हैं, सेम रिएक्शन है,
क्योंकि टेम्परेचर सेम है इसलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेम होता है। तो शुरू में इसका 1 मोल था, इसका 0.5 मोल था, इन दोनों के तो कोई थे ही नहीं। अब रिएक्शन हो गई, मान लो इसका y रिएक्ट कर गया तो 1 माइनस वाई बचेगा। अगर इसका y रिएक्ट करता है इसका भी तो y ही रिएक्ट करेगा ना, तो 0.5 माइनस वाई बच जाएगा। तो ये y हो गया और ये y हो गया, ठीक है। तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथाइल एसिड y, ये तो गिवन है 0.214 उसने गिवन है। तो अब एसिटिक एसिड कितना होगा 1 माइनस वाई मतलब इतना, और इथाइल ये इथेनॉल कितना होगा 0.5 माइनस वाई इतना। अब मुझे पता चल गया, जब इसकी वैल्यू 0.214 था, इन दोनों का वैल्यू क्या मुझे पता चल गया। अब मैं क्यू निकाल सकता हूँ, है कि नहीं, क्यू आ गया ना अब, है 0.5 माइनस 0.5 माइनस 0.214, हाँ इतना आ गया। माइनस नहीं, 0.500 अब क्यू निकालेंगे, ठीक है ना। तो इन वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्यू इतना आ गया। अब उसने क्या पूछा है, क्या रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, नहीं, क्योंकि क्यू इतना आ रहा है 0.204 और के इतना आ रहा है 3.92, तो इक्विलिब्रियम में तो नहीं है, ठीक है। सिंपल रिएक्शन है, बिल्कुल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम के कांस्टेंट केसी फॉर द रिएक्शन, आपको एक रिएक्शन दी हुई है, टेम्परेचर 500 केल्विन, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है, ठीक है। At a particular time, the analysis shows that composition of the reaction mixture is इतने मोल पर लीटर N2, इतने मोल पर लीटर H2, इतने मोल पर लीटर अमोनिया। सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे तीनों की कंसंट्रेशन दे दी और केसी दे दिया, पूछ रहा है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है या नहीं है, तो सीधा क्यूसी निकालो। तो ये तो T इक्वल टू टी पे ही दिया हुआ आपको, इसकी दी हुई है, इसकी दी हुई है, इसकी दी हुई है, तो क्यूसी निकाल लोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया का स्क्वायर डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 का क्यूब, सब कुछ दिया हुआ है, तो क्यूसी कितना आ गया 0.01। अब वो देखो लिखना कैसे, क्वेश्चन को ध्यान से देखना चाहिए। उसने बोला क्या रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, तो हाँ या ना में जवाब दोगे, क्या है नहीं है, उसका कारण भी दे रखा है, क्योंकि दोनों इक्विलिब्रियम नहीं है, ये क्यूसी और केसी इक्वल नहीं है, इसलिए रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं। अब पूछा है इफ नॉट इन विच डायरेक्शन डज रिएक्शन गो, तो रिएक्शन किस दिशा में जाएगी इक्विलिब्रियम होने के लिए, तो फिर अगला पार्ट का जवाब देंगे। क्योंकि क्यूसी केसी से कम है इसलिए रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड।